बेटे आज की जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक टर्म्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा है और इसमें हम अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज होती हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली फर्स्ट टर्म आपके पास आती है, हाँ सर बताइए कौन सी आती है। तो फर्स्ट टर्म आती है बेटे आपके पास एंटिटी। देखो एंटिटी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारी अकाउंटिंग की। कहते हैं एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो बेटे हमारा बिजनेस है, जिस चीज़ का बिजनेस है, सपोज करो मेरी और आपकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो मैं और आप कहलाएंगे पार्टनर और जो हमारा बिजनेस है वो कहलाएगा हमारी एंटिटी। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए, टाटा स्टील, बिरला इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस और भारती एयरटेल, ये सभी बेटे इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखो अगर रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसका ऑनर कौन है बेटे, मालिक कौन है इसका, मुकेश अंबानी। तो वो क्या बन गया, प्रोपराइटर यानी मालिक यानी ऑनर। और रिलायंस इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे, एक एंटिटी। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो आप उसके मालिक और बिजनेस क्या है आपका सेपरेट है, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। इसके ऊपर एक कंसेप्ट भी पढ़ा याद है आपको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल याद है सभी को, कि हम बिजनेस को और ऑनर को सेपरेट एज्यूम किया करते थे। तो यहाँ पर एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट है। और उसके एग्जाम्पल जैसे टाटा स्टील है, बिरला इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल, ये सब इकोनॉमिक यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ूँ आगे बेटा, हाँ सर बिल्कुल बढ़ो। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इवेंट क्या होता है। तो इवेंट कुछ होने को बेटे इवेंट बोलते हैं, बिजनेस में कुछ होने को। अब बिजनेस में ये नहीं बेटा स्ट्राइक होगी तो वो इवेंट हो गया हमारा। इवेंट मतलब क्या यहाँ पे, एन इवेंट इज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल यूज किया, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल यूज करके आपने फिनिश गुड्स तैयार करी, तो रॉ मटेरियल का यूज करना क्या है यहाँ पे इवेंट है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा बेटे, सबसे पहले एंटिटी पढ़ा। एंटिटी क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक यूनिट होती है। और एंटिटी में कोई भी एक्टिविटी जब होगी तो उसे नाम देते हैं इवेंट का। जैसे कि एन इवेंट इज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। भाई आप रॉ मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज करना क्या है, एक इवेंट है यहाँ पे। अगले पॉइंट पे आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने अपनी अकाउंटिंग की शुरुआत भी इसी वर्ड से करी थी, याद करो। अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, कुछ भी लेन देन करना आपस में। सपोज आई एम अ सेलर एंड यू आर अ बायर। आप भाई सेलर हो, मैं बायर हूँ, मैंने कोई गुड्स आपको सोल्ड करी, तो मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे कैश दोगे, ठीक है। पर जरा सोचो यहाँ पे बात करें ट्रांजैक्शन मतलब कि लेन देन, पर यहाँ पे एक वर्ड आ गया बिजनेस। बिजनेस रिप्रेजेंट करता है वर्ड प्रॉफिट को। हर बिजनेसमैन जो गुड्स सोल्ड करता है उसके पीछे उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है, मेरा यहाँ पे मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो मैं आपको गुड्स जब सोल्ड करूंगा, मैं जब आपको गुड्स सोल्ड करूंगा बेटे, तो मैं इसी मोटिव से गुड्स सोल्ड करूंगा कि मुझे आपसे प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है यहाँ पे, जिन ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व हो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शन तो ये भी हो सकती है बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कोई हेल्प कर रहा हूं, मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे नोटबुक दी, ये भी तो ट्रांजैक्शन ही है, पर दोनों में फर्क है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व प्रॉफिट मोटिव एंड सिंपल ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व प्रॉफिट मोटिव। आप घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, बहन भाई की हेल्प कर रहे हो, वो सिंपल ट्रांजैक्शन है। हम यहाँ बात करें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होती है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस वैल्यू। यानी एक आदमी रिसीव करेगा, बदले में कुछ देगा। लेकिन जब आपने घर में अपने पेरेंट्स की काम करने में हेल्प की, तो आपने उनकी हेल्प की, बदले में उन्होंने आपको क्या दिया, कैश तो नहीं दिया ना बेटे। पर यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे फीस दी, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और जो घर में है वो सिंपल ट्रांजैक्शन है। घर जाके अकीश तुम अपने भाई को पढ़ाते हो, तो वो आपको फीस तो देगा नहीं बेटे, आपने सर्विस दी बट उसने आपको, मतलब कि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड गिवन था, a business transaction is an exchange in which each participant receive or sacrifice value. For example, purchase of raw material for cash or in credit. It invoice exchange of goods or service on cash or credit basis. It is an economic event that relates to a business entity involving transfer of money and money worth. सिंपल लैंग्वेज बेटे मैंने समझा दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप दोनों पार्टी इन्वॉल्व होंगी, हम कुछ लेंगे तो कुछ देंगे बदले में, मैं कुछ दूंगा तो मैं लूंगा। और जहां पे दोनों पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, रिसीव एंड सेक्रीफाइस दोनों नहीं है, यानी हम कहते हैं यहाँ पे देखो फ्लो, एक तरफ फ्लो रहा है गुड्स का, एक तरफ मनी फ्लो, तो टू फ्लो रहेंगे यहाँ पे, रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी। यानी मैं कुछ दूंगा तो बदले में कुछ लूंगा, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है।
अगर मैंने सिर्फ दिया है या सिर्फ लिया है तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। क्लियर जी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अकाउंट क्या होता है। एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ relevant transaction at one place relating to a particular head. It record not only the amount of transaction but also their effect and directions. आप सभी याद करो जब आपने लेजर किए तो वहां पे वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे आपने। जब लेजर मैंने टॉपिक करवाया था आपको, तो लेजर में हम क्या करते थे, हम वेरियस अकाउंट्स मेंटेन करते थे। जैसे कैश का अलग अकाउंट बनाएंगे, परचेज का हम अलग अकाउंट बनाएंगे। तो कैश में क्या था, सारी कैश की ट्रांजैक्शन को हम कंपाइल करते थे। तो देखो अकाउंट क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कैश अकाउंट क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, सर कैश अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे हमने सभी कैश की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे कंपाइल करके पुट कर दिया, ये कैश अकाउंट है। भाई परचेज अकाउंट क्या होता है, जहां पे सारी परचेज की ट्रांजैक्शन को हमने एक जगह पे कंपाइल कर दिया, मतलब एक जैसी आइटम को एक जगह पे डालना, उसे बोलते हैं अकाउंट। और अकाउंट में खाली अमाउंट ही नहीं होता। आप याद करो अपनी कैश बुक, याद करो कैश अकाउंट, याद करो परचेज अकाउंट। तो जब हम वहां पे रिकॉर्ड करते थे तो वहां पे हम ये भी लिखते थे इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर कि अगर कैश आया तो किससे आया, टू सेल। कैश आया तो किसके पास गया, बाय परचेजेस। याद आ रहा है बेटे। हम खाली कैश अकाउंट में जब हम लेजर पोस्टिंग करते थे, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते थे ना, एक एंट्री है सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जरा सुनो ध्यान से, क्या एंट्री है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये एंट्री कैश अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी बेटा इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में क्या आएगा, टू कैपिटल 1 लाख रुपीज, और कैपिटल में क्या आएगा, बाय कैश 1 लाख रुपीज। याद आ रहा है बेटे। तो लेजर पोस्टिंग जब भी करते थे तो खाली अमाउंट ही पोस्ट नहीं करते थे, अमाउंट के साथ में हम डिटेल भी पोस्ट करते थे। अब मैं एक एंट्री और बोलता हूं आपके साथ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बताओ इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी बेटे, कैश अकाउंट में आएगा टू सेल्स, और सेल्स में क्या आएगा, बाय कैश। बिल्कुल। तो देखा आपने, कैश के अंदर टू सेल्स आया 50,000, लाइक 50,000 से 50,000। तो कैश में आया टू सेल 50,000 और सेल में आया बाय कैश 50,000। तो देखा अमाउंट भी आया और डिटेल भी आई। चलो लास्ट एक पॉइंट और फटाफट से कर लेते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। भाई क्या एंट्री बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या आएगा, बाय परचेजेस 10,000, और परचेज में क्या आएगा, टू कैश 10,000। इसे अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट क्या है, अकाउंट एक समरी है ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। एक ही तरह की सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे पुट करना, ये अकाउंट है। अकाउंट एक समरी है एक जैसी आइटम्स की। और नॉट ओनली वहां पे खाली अमाउंट ही नहीं होता, डिटेल भी होती है कि पैसे कहां से आए। तो ये था अकाउंट। फिर बात करते हैं एसेट्स की। भाई एसेट्स क्या होती है बेटे, एनीथिंग विच वी परचेज फॉर यूज इन बिजनेस। हम बेटे आदिश्वर या हम सिकंदर बेटे जो भी कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड एसेट विच वी ओन्ड, जो हमारे पास है, हमारे अधिकार में है, जिन्हें हम यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपके पास कोई एसेट है। यस बेटे, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, ये सब मेरी एसेट्स हैं। तो अब आप कहेंगे सर बिजनेस में एसेट्स क्या होती हैं। बहुत सारी बेटे, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे डेटर्स हैं। देखो जिन्हें हम बाय करते हैं यूज करने के लिए, जिनका हम बेनिफिट अभी भी ले रहे हैं और फ्यूचर में भी लेंगे, वो सब हमारी एसेट्स है, जिनको हम यूज करते हैं, जिनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिनके थ्रू हम इनडायरेक्टली पैसे कमाते हैं, वो सब हमारी एसेट्स हैं। तो चलो इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। एसेट्स रेफर टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट। थोड़ा इन्होंने बुक लैंग्वेज में बता दिया, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स। देखो टेंजिबल ऑब्जेक्ट में क्या आ गई, चीजें आ गई, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब हमारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अब आप कहेंगे सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है। इंटेंजिबल में उसमें आते हैं राइट्स आपके, लाइक पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे वो राइट्स हैं जो हमें मिलते हैं। अथॉरिटीज, पावर, ये सब एसेट्स हैं। अगर बेटे मैं किसी को बोलता हूं कि भाई सब चुप करके बैठ जाओ, तो आप नहीं मानोगे। यही कोई बेटे पुलिस का एसपी बोलेगा आपको आके चुप करके बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे। क्यों, उसके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है। तो पावर भी क्या आती है, एसेट्स में आती है, इज कॉल्ड इंटेंजिबल राइट्स। उसके पास राइट है, तो ये इंटेंजिबल एसेट में आता है। कहते हैं एसेट रेफर टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो वर्ड क्लियर हुआ। टेंजिबल ऑब्जेक्ट में क्या आता है बेटा, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल होते हैं।
वो एसेट जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वो सब टेंजिबल में आते हैं। इनटेंजिबल विच कांट सीन, विच कांट शिफ्ट, ओनली फील। बेटे पावर को सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने, आपके सर ना होते, कोई एसपी खड़ा होता, मैं एसपी होता, तो मैं एक पावरफुल बंदा होता, मैं फील करता अपनी पावर को, राइट। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ये सब इंटेंजिबल में आते हैं, जैसे कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले आपको, वो सब आपके इसमें आते हैं। इंटेंजिबल, इनको फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैरी प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, जिनसे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट होते हैं, जिनके थ्रू आप बेनिफिट अर्न करते हो। In other words, an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. जो हमने पीछे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अच्छे रिलेशन से जो कमाया, वो या वो चीज़ें जिनके थ्रू हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिनसे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो हमारे पास हैं वो सब हमारी एसेट्स में आती हैं। These assets may broadly be classified as follow. Obviously बेटे क्लासीफाई तो करेंगे इनको आगे जाके। तो क्या है क्लासिफिकेशन की? नंबर 1, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर देयर कन्वर्जन टू कैश नॉर्मली विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। वो एसेट जो आपके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, या जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन वन ईयर, विद इन 12 months, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। कहते हैं फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री बोलते हैं बेटे स्टॉक को, डेटर्स जिनसे पैसे ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, ये सभी हमारी करंट एसेट्स हैं। I repeat, current assets are those assets which are available in form of cash or easily converted into cash within 1 year, within 12 months, are called current assets. अब current assets में बेटे कोई और एसेट भी होंगी? यस, बिल्कुल होंगी। अगली है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट को बेटे क्विक एसेट भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स रिप्रेजेंट द करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला भी है बेटे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। पर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे सिकंदर कह रहा है सर डिटेल में समझाओ करंट एसेट में और लिक्विड एसेट में क्या फर्क है। बेटे वो एसेट सिकंदर बेटा जिनको कन्वर्ट करने में 12 months का टाइम लगे आर कॉल्ड करंट एसेट। पर वो एसेट जो कि आपके पास अवेलेबल ही कैश की फॉर्म में है, या जिनको आप 1 month के अंदर, 1 month से 1 month, क्या वर्ड यूज किया मैंने? 1 month। जिन एसेट्स को आप, जो एसेट आपके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, या जिनको आप क्विकली, रैपिडली या 1 month के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 month के अंदर, वो लिक्विड एसेट्स है। आई रिपीट, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आप ध्यान सुनना। ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स। आई रिपीट, ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट। यस, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा ध्यान रखना, करंट एसेट में जो भी एसेट्स आती हैं, अगर मैं उसमें से स्टॉक को हटा दूं और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूं, तो सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट बन जाएंगे। अब जरा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जो मेरी पॉकेट में कैश है, जो मेरे बैंक में कैश पड़ा है, जो मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मतलब डेटर या बिल्स रिसीवेबल, आप सब लिक्विड एसेट्स हैं। क्योंकि 1 month के टाइम में हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं। 1 महीने का टाइम होता है ना बेटा, 1 महीने में जो भी हम जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 month के अंदर, ऑल आर लिक्विड एसेट्स। और जो एसेट्स 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं आर करंट एसेट्स। तो अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं, अगर मैं उसमें से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल दूं, क्योंकि बेटा स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, और प्रीपेड जो आपने एडवांस पे कर दिया, वो भी देखो, कोई भी आप जब एडवांस पे करते हो तो मोर देन 1 month के लिए पे करते हो, कम से कम 1 month का एडवांस पे करते ही हो ना बेटा। तो प्रीपेड को भी कैश में हम 1 month के अंदर कन्वर्ट इजीली नहीं कर सकते, स्टॉक को भी हम 1 month में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को और स्टॉक को लिक्विड एसेट में इंक्लूड नहीं किया। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? तो ध्यान रखना। अब मैं कंक्लूड करता हूं अपने लिक्विड एसेट के और करंट एसेट को।
सभी करंट एसेट जो स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ के होंगी सब लिक्विड है। और लिक्विड होती क्या है, जो हमारे पास कैश में अवेलेबल है, हाईली अवेलेबल लिक्विड फॉर्म, यानी जो हमारे पास कैश में अवेलेबल है या जिनको हम 1 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स हैं। और करंट एसेट जिनको हम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपसे आपके मैम वाइवा में पूछ सकते हैं, आपके सर पूछ सकते हैं वाइवा में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड एसेट, तो आप क्या बताएंगे, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटे प्रीपेड एक्सपेंस का एक नाम और भी है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अभी आप सिकंदर पढ़ रहे थे, आज आपने पढ़ा था ये पॉइंट, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड को ही बोलते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं फिक्स एसेट। भाई फिक्स एसेट वो होती है बेटा जो मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज की जाती हैं। मोर देन 1 ईयर, क्या आप गाड़ी रोज डेली परचेज करते हो गाड़ी? क्या आप बिल्डिंग डेली परचेज करते हो? क्या फर्नीचर डेली परचेज करते हो? क्या आप बिल्डिंग डेली बनाते हो बेटे? नहीं ना। तो जो एसेट मोर देन 1 ईयर के लिए होंगी या जिनका फ्यूचर बेनिफिट होगा या जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे, वो सभी चीजें, वो सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे फिक्स एसेट बन जाते हैं। फिक्स एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग or providing goods or services, and those that are not held for resale in normal course of business. Fixed asset may be classified as follow. इस पे बाद में बढ़ेंगे। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, ये सिकंदर मेरे पास बैठा है, मुझे पूछ रहा है कोई एग्जाम्पल देके बताओ, लाइव एग्जाम्पल। देखो बेटे, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कैमरा है, लाइटिंग है, सेटअप है, ये मेरी फिक्स एसेट है। क्या मैंने लैपटॉप इसलिए परचेज किया कि आज परचेज किया मैं कल बेच दूंगा? क्या मैंने अपना कैमरा इसलिए परचेज किया आज मैंने परचेज कल मैं बेच दूंगा? नहीं ना। ये सब मैंने क्यों परचेज किए हैं? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बेटे आपको। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, ये सब मैंने परचेज किए हैं यूज करने के लिए। तो जो भी कुछ हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, वो हमारी फिक्स एसेट बन जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट। तो इसमें 2 तरह की एसेट्स आती हैं। पहले तो हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, और फिर बात करेंगे इंटेंजिबल की, और फिर फिक्टिशियस की। ये 3 है बेटा बेसिकली इसमें। तो पहले 2 को पढ़ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो टेंजिबल एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, लैपटॉप, मोबाइल, घर, एक्सेट्रा। What is intangible assets? These are those assets which do not have any physical existence. जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। भाई आप डॉक्टर हैं तो ये पावर है आपके पास कि यू आर डॉक्टर, आई एम लॉयर, आप इंजीनियर हैं, आप पुलिस में एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, ये पावर है, ये राइट्स हैं, ये आपको टच नहीं कर सकते, इनको सिर्फ फील कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई किसी की गुडविल है कि उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन को हम टच नहीं करते, फील इट। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, अब उसकी अच्छाई को, या मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, उसकी डिसक्वालिटी को मैं टच नहीं कर सकता, बस फील कर सकता हूं कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो यहां पे बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। रेफर टू दोज फिक्स एसेट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। ये वो राइट्स हैं। अब यहां मुझे स्वाति बच्ची कहती है गुडविल क्या होती है बेटे? गुड रेपुटेशन, जो हम अपने नाम से कमाते हैं बेटे, अपने अच्छे बिहेवियर से कमाते हैं। अपने कस्टमर के साथ जब हम अच्छा बिहेव करेंगे, उन्हें अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी गुड्स देंगे, तो हम वहां पर नाम कमाते हैं, उसे बोलते हैं गुडविल। पेटेंट्स क्या होते हैं सर? बेटे गवर्नमेंट से किसी एसेट को यूज करने का राइट। सर कोई एग्जांपल देकर समझाओ। ये अक्षता बहुत सवाल करती है, देखो मेरे सामने बैठी है, मुझे कह रही सर कोई एग्जांपल दो पेटेंट्स का। यस बेटे, आप सब मुझे पता है कि चाय में तुलसी का प्लांट यूज करते हो, तुलसी के पत्ते डालते हो चाय में, पेड़ नहीं पत्ते डालते हो, डाल दो नहीं डालते हो? आप तुलसी प्लांट को एज अ मेडिसिन प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पर चाय कॉफी में डाल के पी सकते हो, क्योंकि उसका पेटेंट राइट किसी गवर्नमेंट, किसी और के पास है। नीम प्लांट को आप जितना मर्जी बेटे नीम के पत्ते निकालो, खा लो, पानी बना के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर नीम प्लांट को आप एज अ मेडिसिन के लिए यूज नहीं कर सकते, उसका राइट किसी और के पास है। पेटेंट राइट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है बेटे। जितनी भी ये फार्मा कंपनीज होती है, इसमें जो भी वो चीजें यूज करती हैं, उसका राइट वो गवर्नमेंट से लेती हैं, उसे बोलते हैं पेटेंट राइट। ये एक फिक्स टाइम के लिए बेटे गवर्नमेंट से राइट मिलता है, और उस एसेट को पर्टिकुलरली
यूज करने का राइट जब गवर्नमेंट जिस बंदे को देगी, जिस कंपनी को देगी, वही उसे यूज कर सकता है। तुलसी प्लांट का राइट एज अ मेडिसिन मेरे पास है, तो उसकी मेडिसिन सिर्फ मैं ही बनाऊंगा, आप नहीं बना सकते, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अदरवाइज आप चाय बना के तुलसी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते खाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध में डाल के पियो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी प्लांट अपने घर में लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका आप मेडिसिन की तरह से यूज नहीं कर सकते, वो किसी और के पास है। दिस इज द पेटेंट राइट। अब आप कहेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, ये अकिश बड़ा खराब है, ट्रेडमार्क समझाओ मुझे, एग्जाम्पल लेके समझाओ। अब देखो अकिश ने क्या किया, बड़ा शातिर है, नहीं अकिश की बात नहीं करते, नवनीत की बात करते हैं, ये छिपा हुआ बैठा है मुझे दिख रहा है। नवनीत ने क्या किया, नवनीत के पास, नवनीत आपके पास कौन सी गाड़ी है बेटे जरा बताओ। नवनीत के पास एक्सेंट कार है भाई। इसने क्या किया, नाडा साहब गया और वहां से 4 स्टील के कड़े लेके आया, 4 स्टील के कड़े लेके आया, 4 कड़े, और चारों कड़ों को इसने फैब्रिक से जोड़ के आपस में चिपका दिया और अपनी गाड़ी एक्सेंट के आगे लगा दिया। बताओ इसकी कार क्या बन गई, स्वाति बताओ क्या बन गई इसकी कार, ऑडी बन गई। क्या ये ऐसे करके बेटे गाड़ी को मार्केट में चला सकता है बेटे? अगर ऑडी वाले को पता लग जाए ना तो इसे अरेस्ट कर लेंगे, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे, बिकॉज वो ट्रेडमार्क जो फोर, वो नहीं सर्कल, फोर ही होता है ना बेटे, 4 सर्कल का जो एक लोगो बनता है वो उनके पास है। मर्सिडीज का लोगो बेटे आप अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकते, आप जैगुआर का लोगो अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकते, उसे जैगुआर वाले ही लगाएंगे, मर्सिडीज वाले का लोगो मर्सिडीज वाले ही यूज करेंगे, ये होते हैं ट्रेडमार्क। अब हमारे अकिश भी कल फोन लेके आया, एक चाइनीज फोन लेके आया, उस पर एप्पल का इसने एक असली का सेब लेके चिपका दिया, ये मेरा एप्पल बन गया। ये नहीं कर सकता बेटे इस तरह से, इसके अगेंस्ट मेरा केस फाइल हो जाएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये एक एसेट है किसी कंपनी की, इसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई है बेटे, तो ट्रेडमार्क ये होते हैं। अब कॉपीराइट क्या होता है, लो भाई कॉपीराइट क्या होता है। नवनीत तो बेटे हद ही पार कर रहा है सारी। इसने क्या किया, कहता है मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा कल से, लो बेटे इसने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मेरी बुकलेट लेके और मेरा नाम वहां से उठा के रबड़ से मिटा दिया और अपना नाम रिकॉर्ड कर लिया वहां पे। भाई मेरी जो बुकलेट्स हैं जिन पे मेरा नाम है, जो मैंने पब्लिश करवाई हैं, ऑथर की जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ है, नवनीत ने रबड़ लेके मिटा के अपना नाम लिख दिया नवनीत बाय नवनीत, और अपने बच्चों को दे रहा है बेटे ये, तो क्या मैं इस पे लीगल एक्शन नहीं लूंगा बेटे? तो कॉपीराइट भी एक तरह का ऐसा राइट है जो गवर्नमेंट से मिलता है कि इस बुक का राइट सिर्फ मेरे पास है, मैं ही इसकी पब्लिशिंग करवाऊंगा, मैं ही इसको बेचूंगा, आप नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हो, बुक परचेज करो मार्केट से, आप पढ़ सकते हो। अब आप जो अपनी टेक्स्ट बुक यूज करते हो, टीएस ग्रेवाल की बुक आप यूज कर रहे हो, वो ग्रेवाल साहब का राइट, ग्रेवाल साहब के पास राइट है उसका। कल को आप कहो कि नहीं जी उसके नाम को काट के हम अपना नाम लिख देंगे वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा बेटे। तो कॉपीराइट किसी बुक को लिखने का राइट, पब्लिशिंग कराने का राइट, ये गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये सभी जो मैंने एग्जांपल दिए, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सभी हमारी इनटेंजिबल एसेट थी। इन सभी एसेट को सिकंदर बेटा हम यूज करते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम इनको टच नहीं कर सकते, इसलिए इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। अब आती है फिक्टिशियस एसेट्स। ये बेटे वो एसेट्स होती हैं जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो आपने खर्चा कर दिया, अब आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, आप दोबारा उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिजनेस की फॉर्मेशन से पहले के खर्चे, फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी खोली, हमने कंपनी पे ग्राउंड पे बेटे काम करना तो पहले ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें सर्टिफिकेट मिला सपोज 1 अप्रैल 2021 को, हम काम कर रहे हैं 1 जैन से, तो 1 जैन से काम करने स्टार्ट कर दिया, बट उस कंपनी को सर्टिफिकेट कब मिला, 1 अप्रैल को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी हमने खर्चे 3 मंथ में किए होंगे, उन 3 मंथ के खर्चों को बेटा हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब वो कैश में कन्वर्ट नहीं, बिकॉज हम उन्हें बुक में शो नहीं कर सकते कि हम उसे कैश में कन्वर्ट करें। तो फिक्टिशियस एसेट्स आइदर रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये वो खर्चे हैं आपने बिफोर इनकॉर्पोरेशन कोई खर्चा किया, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कोई एडवांस में अपने मार्केटिंग में अपने पैसे लगा दिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट कब मिला, 1 अप्रैल को, और खर्चा पहले कर चुके हो, मे बी डेप्रिसिएशन हो, मे बी आपके लॉसेस हो, मे बी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, मे बी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया हो आपने। जो खर्चे आपने 1 अप्रैल से पहले किए थे, अब आप उनको रीएम्बर्स तो करोगे नहीं, क्योंकि आपने बिजनेस, जो आपका बिजनेस था, लीगली स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। उससे पहले जो भी खर्चे किए वो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स। In short, we can say that fictitious assets are those which cannot be converted into cash, जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या जिनका जो अभी तक अनरिटन ऑफ है, जिनको रिटन ऑफ नहीं किया हमने। तो यहां लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स आइदर रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, जिनको अभी तक आपने खत्म नहीं किया, ये इसमें आते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अब एसेट तो पढ़ ली हमने, अब एसेट भी पढ़ी है तो लाइबिलिटी भी पढ़नी पड़ेंगी। हाँ जी बेटे, तो लाइबिलिटीज पे आते हैं। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, विच बी लाइबल, हाँ जी लाइबिलिटीज पे आते हैं। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटे, लाइबिलिटीज विच बी लाइबल टू रीपे, जो हमने किसी को पे करना है ना बेटा, वो लाइबिलिटी है। लाइबल मतलब कि हमने देना है किसी को। अब फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा, मैंने आपसे उधार लिया, मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। कल मैंने आपसे एक बुक बोरो की थी, आज मुझे वो बुक आपको वापस करनी पड़ेगी। तो जो वापस करना पड़े दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी लायबल, लायबल मतलब जो आपको देना है। कहते हैं लायबिलिटी रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। लायबिलिटी मे बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज फॉलो। तो चलो बाद में पढ़ेंगे, पर लायबिलिटी का मतलब क्या था, विच हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हमें किसी और को पे करने हैं, जो हमें पे करने पड़े किसी को, वो होती हैं लायबिलिटीज। और मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिए, बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया, आपको वापस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स लोन, हमने किसी फ्रेंड से लोन लिया, वो वापस करना पड़ेगा। भाई किसी फ्रेंड ने हमारी वैसे हेल्प कर दी तो वो अलग बात है, पर अगर हमने किसी से एज अ लोन लिया है बेटा, तो वो हमें वापस करना ही पड़ेगा, और वो हमारे अगेंस्ट एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, दैट इज कॉल्ड आर लायबिलिटी। और फिर आगे इसकी लायबिलिटी के क्या पार्ट थे, तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। भाई अगर लायबिलिटी कोई भी आपको अमाउंट विद इन 12 मंथ पे करना है बेटा, 12 महीनों के अंदर पे करना पड़े, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और वो लायबिलिटी जो आपको लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी है, मतलब 12 महीने के बाद पे करनी है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आओ पढ़ लेते हैं। भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, करंट लायबिलिटीज, इन्हीं को बोलते हैं बेटा शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। refers to those liabilities which are expected to be settled normally within 12 months from the date of balance sheet या within one operating cycle। जो आपने एक साल के अंदर या 12 महीने के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है, वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। सबको एग्जांपल देके बताएंगे। हाँ बेटे, कोई बिल्स पेबल हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम एक कोई हाउसिंग लोन लेते हैं या कार लोन, अभी हमारी अक्षरा बच्ची ने एक गाड़ी नहीं परचेज की, ऑडी परचेज की है, इसने लोन लिया। अब मुझे बताओ कि जो उसने लोन लिया बैंक से, क्या वो 12 मंथ्स या उससे कम के लिए लिया होगा बेटे कार लोन? आप बताओ, क्या कहते हो? ज्यादा के लिए लिया होगा ना बेटे। तो जो हमें लायबिलिटी 12 मंथ्स के बाद तक पे करनी पड़े, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो 12 मंथ्स के अंदर पे करनी पड़े, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? दोज लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड या आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसके एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं। ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब बेटे कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसके बदले में वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर। लो भाई स्वाति दोबारा बताओ सर। ओके स्वाति बेटा दोबारा बताता हूं। जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है फॉर लॉन्ग टर्म, से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, आई रिपीट, जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है फॉर लॉन्ग टर्म, से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, तो उन्हें उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं बेटा, उसे बोलते हैं डिबेंचर। अब क्योंकि ये 5 साल 10 साल के लिए लिया जाता है बेटा, तो ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। हमने हाउसिंग लोन लिया बेटे, हाउसिंग लोन लिया, कार लोन लिया, किस में आएगा? मॉर्गेज लोन लिया, कोई सामान गिरवी रख के लोन लिया, इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक नाम और भी है, क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ओके, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बेटे इंटरनल लायबिलिटी तो वो लायबिलिटी है जो कि फर्म की ऑब्लिगेशन है अंदर के लिए, टुवर्ड ओनर, मालिक के लिए। कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज टुवर्ड ओनर। बेटा जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बताओ हमें क्या करना पड़ता है? पैसे लगाने पड़ते हैं ना। मैंने और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज मैंने लगाए, 1 लाख आपने लगाए, कितने लगा दिए हमने? 2 लाख। और हमने 5 लाख का लोन लिया, तो बताओ बिजनेस में कितने पैसे आ गए? 1 लाख मैंने लगाए, 1 लाख आपने लगाए, 2 लाख आ गए बेटा। और 5 लाख का लोन लिया, तो टोटल बिजनेस में कितने आए बेटे? 7 लाख। 7 लाख इज कॉल्ड टोटल इक्विटी। क्या कहेंगे इसको? टोटल इक्विटी। और जो लोन लिया इज कॉल्ड डेट्स, इज कॉल्ड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी।
देखो बेटे मैं कोई डिटेल में कई वर्ड यूज कर रहा हूं। जो हमने बैंक से लोन लेके पैसे लगाए थे इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, इज कॉल्ड डेट्स, इज कॉल्ड आउटसाइड लायबिलिटी। 5 लाख और 1 लाख और 1 लाख मैंने और आपने लगाए थे बेटे, जो कंपनी के मालिक हैं, जो बिजनेस के मालिक हैं, तो उसे बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं उसे? ऑनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। और आप एक बात आज आपके सामने प्रूफ हो गई बेटे, आप सब ने कई चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो। यस और नो? आपने कई चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लायबिलिटी भी लिखते थे और कैपिटल भी लिखते थे। और आपके मन में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि सर लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल भी लायबिलिटी है और लायबिलिटी तो है ही लायबिलिटी। अब मैंने एक्सप्लेन करता हूं। तो जो आपने और मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे वो हम दोनों मालिक थे, ऑनर थे, हमने लगाए थे, तो ये ऑनर्स इक्विटी कहलाती है बेटे। जो लोन लेके लगाया उसे बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी के नाम है आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो पैसे मैंने और आपने लगाए थे बेटे उसे बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। क्लियर पॉइंट? और जब इन दोनों को मिला देंगे तो इज कॉल्ड टोटल इक्विटी। अब आपके मैम वाइवा में आपसे पूछते हैं, अब आपके सर आपसे वाइवा में पूछते हैं, बताओ हमारे इस एग्जाम्पल में ऑनर्स इक्विटी कितनी है? यस टेल मी, ऑनर्स इक्विटी 2 लाख। इसी एग्जाम्पल में इंटरनल लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। इसी एग्जाम्पल में एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या थी? 5 लाख। इसी एग्जाम्पल में आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या थी? इसी एग्जाम्पल में आउटसाइडर्स इक्विटी क्या थी? 5 लाख। इसी एग्जाम्पल में टोटल इक्विटी क्या है? टोटल इक्विटी 7 लाख। इज दैट क्लियर? तो अब इसको डिटेल में समझा दिया आप लोगों को मैंने, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ऑनर रहेंगे इंटरनल, जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड आउटसाइडर्स रहेंगे इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैपिटल क्या है। कैपिटल तो बेटे आप सब बड़े नोन हैं, अब तो बड़े चेहरे खिल गए हैं आप सबके, क्योंकि कैपिटल तो बहुत क्लियर है, आपको बड़े अच्छे से क्लियर है बेटे। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कोई मनी, पैसा या मनी वर्थ कोई सामान इन्वेस्ट करें, वो हमारी सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल। मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू एंटरप्राइज, इनटू बिजनेस is called capital. Capital refer to the amount invested in an enterprise by the proprietor in case of proprietorship or partners in case of partnership. This amount is increased by the amount of profit earned and amount of additional capital introduced and decreased by the amount of losses incurred and the amount withdrawn. It represents the owner's equity और नेट एसेट्स और नेट वर्थ। ऑब्वियसली बात है बेटे, हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर हम कोई लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, प्रॉफिट होगा तो बेटे कैपिटल में ऐड करेंगे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया था बेटे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस होंगे कैपिटल से लेस कर देंगे। इसके अलावा ये भी बताया था बेटे, याद करो अगर हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर हम कैपिटल से विड्रॉ कर लेते हैं कैपिटल कम हो जाएगी। फिर आता है इट रिप्रेजेंट्स the owner's equity and net asset and net worth। इसको owner's equity भी बोलते हैं, net worth भी बोलते हैं, net asset भी बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या बेटे फॉर्मूला इसका? कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इसे नेट एसेट भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं। सिंस द लायबिलिटी होल्डर हैव अ डेफिनेट एंड प्रायर क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स, the capital is also called a residual of asset over liability and may be expressed as follow: capital is equal to asset minus liability. Capital is excess of assets over external liabilities. Clear point बेटा? बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कैपिटल को आपने। अब ड्राइंग्स क्या होती है भाई? ड्राइंग सुन के बेटे खुशी हुई ना चेहरे पे? हाँ, ये वही पैसे जो आपने बिजनेस से निकाले थे अपने पर्सनल यूज के लिए। भाई आप कौन है? ऑनर। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं बेटे और आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही बिजनेस से कुछ पैसे, मनी या गुड्स या एसेट एनीथिंग कुछ भी विड्रॉ किया, वो आपकी ड्राइंग्स बन जाती हैं। आओ डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म ड्राइंग्स रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स और एनी अदर एसेट
withdrawn by the proprietor in case of partnership or partner in case of partnership firm for personal use. यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या? पर्सनल यूज. क्लियर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ कैश रुपीज 10,000 and goods costing rupees 5,000 withdrawn by the proprietor, तो टोटल 15,000 आपकी क्या बन जाएंगी? ड्राइंग्स बन जाएंगी. माने ड्राइंग का मतलब सिंपल बेटा ये है, अगर आप चाहे कैश विड्रॉ करें, चाहे आप गुड्स विड्रॉ करें या एसेट विड्रॉ करें, एनीथिंग विच बी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस. जब मैंने एक वर्ड यूज कर लिया एनीथिंग, बेटा एनीथिंग में सब कुछ आ गया, कैश भी आ गया, गुड्स भी आ गई, एसेट भी आ गई. एनीथिंग विच बी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज are called drawings. Or any payment made from business which are concerned to honor is also called drawings. I repeat, if any payment made from business which are concerned to proprietor, which concerned to honor is also called drawings. अब यहां पे मैं एक बात आपको लिखवाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो स्लाइड्स में नहीं है, आप नोट कर लेंगे. क्या कंपोनेंट्स ऑफ ड्राइंग्स, कि ड्राइंग में और क्या क्या आता है. तो नंबर 1, anything withdrawn from business for personal use. First line, anything withdrawn from business for personal use, ये ड्राइंग है. Number 2, any payment from business which are concerned to honor is also called drawing. Any payment from business which are concerned to honor is also called drawings. कोई भी पेमेंट हम बिजनेस से कर रहे हैं पर वो कंसर्न किससे है? प्रोप्राइटर से है, ऑनर से कंसर्न है, तो वो भी ड्राइंग्स में इंक्लूड होगी. सबको एग्जाम्पल देके बताएंगे. ये अक्षता हमारी एग्जाम्पल बहुत पूछती है. बेटे मेरा ये बिजनेस है और मैंने अपने काउंटर में से पैसे निकाल के अपने बेटे के स्कूल की फीस पे कर दी, मैंने अपनी बेटी की स्कूल कॉलेज की फीस पे कर दी. बेटा बेटी मेरे हैं, बिजनेस के नहीं है बेटा. वो जिन बच्चों की मैंने स्कूल की फीस पे की है वो मेरे बच्चे हैं, बिजनेस के बच्चे थोड़ी हैं. तो मैंने पेमेंट कहां से किया है? बिजनेस से करी है. पेमेंट बिजनेस से की थी और बच्चे मेरे थे, ऑनर के थे. तो पेमेंट बिजनेस से की थी, बच्चे ऑनर के थे, तो जो पेमेंट की वो भी किस में आएगी? ड्राइंग्स में आएगी. अब किस तरह से कुछ और एग्जांपल है. यस बेटे, हमने बिजनेस से इनकम टैक्स पे कर दिया. भाई इनकम तो मैं कमाता हूं, आई एम ऑनर, मैं इनकम कमाता हूं. बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट. बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट. मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स, मैं प्रॉफिट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं. अगर जीएसटी पे करेंगे, सेल्स टैक्स पे करेंगे, प्रॉफिट टैक्स पे करेंगे, तो वो बिजनेस में आएगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस है. बट मैंने क्या पे किया? इनकम टैक्स. इनकम कौन अर्न करता है? बिजनेस नहीं, ऑनर ऑफ द बिजनेस. इनकम टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स. लाइफ मेंबरशिप फीस, एक एग्जांपल और, नंबर 4, लाइफ मेंबरशिप फीस. सो ये क्या है बेटे? लाइफ किसकी होती है? बच्चे कह रहे बिजनेस की भी होती. नहीं बेटे, बिजनेस की लाइफ नहीं होती. अगर बिजनेस की लाइफ होती ना बेटे, तो आज एमडीएच मसाले वाली कंपनी खत्म हो गई होती. यस और नो? अभी रिसेंटली क्या हुआ था? एमडीएच के जो फाउंडर थे उनकी डेथ हुई है बेटा, पर एमडीएच तो चल रही है बेटे, अब भी उसकी ऐड आती है. कल मैंने ऐड देखी है उसके टीवी के अंदर. धीरूभाई अंबानी किसके फाउंडर थे? रिलायंस इंडस्ट्री के. रिलायंस इंडस्ट्री तो बंद नहीं हुई ना बेटे. धीरूभाई अंबानी बेचारे चले गए, उनकी डेथ हो चुकी है, बट रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी चल रही है. क्योंकि बिजनेस की तो लाइफ इनडेफिनेट है. हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है. सर कहाँ पढ़ा है? ये स्वाति बहुत बहस कर. स्वाति बेटा पढ़ा है हमने. नहीं सर मैं नहीं मानती. स्वाति बेटा पढ़ा है हमने. तो नहीं मैं नहीं मानती. बताओ एग्जांपल देके बताओ कहां पढ़ा है हमने? पढ़ा है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा है. याद करो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. क्या था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? बिजनेस इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इनडेफिनेट. उसकी लाइफ इनडेफिनेट है बेटे, फिक्स नहीं है. मुकेश अंबानी सीईओ है, मुकेश अंबानी. उससे पहले ध्रुव अंबानी थे बेटे. कल को मुकेश अंबानी के बाद उनके बेटे होंगे या कोई और होगा बेटे. तो कहने का मतलब ये था कि बिजनेस इज ऑलवेज गोइंग ऑन. मालिक के मरने से बिजनेस नहीं खत्म होता बेटे. तो यहां पे लाइफ किसकी फिक्स है? ऑनर की. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो ड्राइंग्स में आएगा. इसका मतलब वो ऑनर की लाइफ की इंश्योरेंस करवाई थी, उसके लिए प्रीमियम पे किया गया था, इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो ये ऑनर से कंसर्न है, तो ड्राइंग्स काउंट करेंगे इसको. ये मैं जो बता रहा हूं पॉइंट्स, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको किस चैप्टर में? फाइनल अकाउंट के अंदर और जनरल चैप्टर के अंदर भी. जब आप एंट्री पास करोगे तो आप वहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखोगे. वहां पर आप इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखोगे, क्योंकि ड्राइंग्स हैं. और फाइनल अकाउंट में भी इनकम टैक्स आए या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आए तो ड्राइंग्स हैं, कैपिटल से लेस होंगी.
अगर बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम आए खाली, ओनली इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसका मतलब है कि हमने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई थी और ये बिजनेस से कंसर्न है। जब वर्ड आ गया लाइफ, वर्ड आ गया तो वो ऑनर से कर, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज फिक्स फॉर ऑनर। जो लाइफ है वो फिक्स नहीं है, वो ऑलवेज गोइंग ऑन है, ऑलवेज गोइंग ऑन। मालिक कोई भी रहे, आज कोई भी है, कल कोई भी रहे, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज कंसर्न विद द ऑनर, इसलिए वो भी ड्राइंग्स है। तो फटाफट बताओ मैंने क्या लिखवाया, ड्राइंग्स में क्या क्या इंक्लूड करें। नंबर 1, एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नंबर 2, एनी पेमेंट फ्रॉम बिजनेस विच कंसर्न टू प्रोप्राइटर, ड्राइंग। नंबर 3, इनकम टैक्स। नंबर 4, लाइफ मेंबरशिप फीस, या लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारी ड्राइंग्स में आती है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है, उसे ड्राइंग ट्रीट नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स क्या होती हैं बेटे? गुड्स के लिए मैंने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम भी समझाया था आपको। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, इन विच वी डील, जिस कमोडिटी में, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। इफ आई एम अ शॉपकीपर ऑफ, आई एम अ बुक सेलर, सिंपल, आई एम अ बुक सेलर, तो मेरे लिए बुक्स गुड्स हैं। और अक्षिता आप मिठाई बेचती है तो मिठाई आपके लिए गुड्स हैं। स्वाति बेटे आपकी दुकान फर्नीचर की, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हैं। नवनीत आपकी दुकान गाड़ियों की, हुंडई की कारें बेचते हो, ये हुंडई की कारें बेचता है बेटे नवनीत हमारा, तो इसके लिए वो गुड्स हैं। पर जब वही कार मैं परचेज करूंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। और मेरी शॉप बुक शॉप थी, जब अकेश तुम मुझसे बुक्स परचेज करने आओगे तो मेरे लिए वो गुड्स है और आपके लिए वो बुक्स क्या बन जाएगी? एसेट। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, विच वी बाय फॉर रीसेल पर्पस, वो गुड्स है हमारी। और जो हम परचेज करते हैं बेटे यूज के लिए, वो हमारी एसेट है। तो हुंडई की जो कारें जो नवनीत हमारा बेचता है, ये उसकी एसेट नहीं है बेटा, गुड्स है, क्योंकि उसका तो काम ही है गाड़ियां परचेज करना, आगे बेचना। पर जब वही गाड़ी हम परचेज करेंगे हमारी एसेट बन जाएगी। कार वही है बेटे, गाड़ी चेंज नहीं हुई है, गाड़ी वही है। जब वो नवनीत के पास थी तो गुड्स थी, जब मेरे पास आई तो वो एसेट। सर क्यों? पर्पस चेंज हो गया बेटा, परचेज करने का पर्पस चेंज हो गया। उसने परचेज क्यों की थी गाड़ी होलसेलर से? कि उसे आगे बेचनी है, प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए वो गुड्स है। और मेरे लिए वो गुड्स, सॉरी हाँ, मेरे लिए वो एसेट क्यों है बेटा? क्योंकि मेरा पर्पस था यूज करना, नवनीत का पर्पस था प्रॉफिट अर्न करना, बाइंग एंड सेलिंग, मेरा पर्पस है यूज करना। तो चीज वही है, उसके लिए वो गुड्स, मेरे लिए वो एसेट। द कमोडिटी इन विच वी डील इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स रेफर टू द आइटम इन विच एंटरप्राइज डील इन। फॉर एग्जाम्पल, कार परचेज बाय अ कार डीलर, टेबल एंड चेयर परचेज बाय अ फर्नीचर डीलर, ये उनके लिए गुड्स हैं। और जब यही चीजें हम परचेज करेंगे तो एसेट बन जाती हैं बेटे। कितनी बेइंसाफी है बेटा, कितनी बेइंसाफी है। अब है तो बेटे है, क्योंकि पर्पस दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट, परचेज क्या होता है? अब यहां पे मैंने सिंपल पूछा भाई परचेज क्या होता है? मुझे बच्चे कहते हैं सर परचेज का मतलब तो खरीदना होता है। नहीं बेटा, यहां पर अधीश्वर बेटे परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता। बिजनेस में, अकाउंटिंग में बेटे परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज करना। अगर हम खरीदने का मतलब बेटे यहां पे हम परचेज नहीं लेंगे अकाउंटिंग में। अगर परचेजेस वर्ड है, इट मींस गुड्स परचेज है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है बेटे बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग मतलब परचेजेस, क्या? गुड्स। सेलिंग मतलब सेलिंग, सेल, क्या? गुड्स। तो बिजनेस में, अकाउंटिंग में हम परचेज का मतलब लेंगे गुड्स परचेज से, नॉट ओनली परचेज। द term purchase is referred to the total amount of goods obtained by an enterprise for resale or for use in the production of goods or rendering of service in normal course of business. The purchases may be for cash or for credit. अगर हम कैश परचेज करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो यहां पे क्या राइज होंगे? क्रेडिटर्स। बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो है बेटे, मैं वो भेज दूंगा आपको। अगर हम कैश परचेज करते हैं गुड्स तो वेल एंड गुड है बेटे, सामान परचेज किया और पैसे दे दिए। पर जब वही गुड्स हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, जब वही गुड्स हम लोग उधार परचेज करते हैं, तो वहां पे क्या अराइज होंगे? हमारे क्रेडिटर्स अराइज होंगे। क्या अराइज होंगे? हमारे क्रेडिटर्स अराइज होंगे। और ऐसी सेल में भी बेटे, अगर हम वो आगे बढ़ेंगे फिर पॉइंट जाके आगे जाके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटे? देखो आपके पास, आपके मन की बात सुन ली बेटे मैंने कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सेल्स। भाई नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास सेल्स। अब ये सेल्स क्या होती है बेटे?
सेल्स मतलब बेचना है? नो, नॉट ओनली बेचना, गुड्स सोल्ड करना। यहां पे परचेज का मतलब था गुड्स परचेज करना, सेल मतलब गुड्स सोल्ड करना। अगर हम सेल करते हैं कैश में, वेल एंड गुड है बेटा, गुड्स दी और पैसे ले लिए। अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट, तो यहां पे क्या राइज होंगे? डेटर्स। डेटर्स, क्लियर पॉइंट? आओ देखते हैं। द टर्म सेल्स रेफर टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर रेंडर्ड। द सेल में बी फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। अगर तो कैश सेल है, वेल एंड गुड। अगर सेल क्रेडिट होगी तो बेटे वहां पे अराइज होंगे डेटर्स। तो डेटर कब अराइज होते हैं? ऑन क्रेडिट सेल। और बेटे क्रेडिटर कब अराइज होते हैं? ऑन क्रेडिट परचेज। क्योंकि डेटर से आपको पैसे मिलने हैं। डेटर आर एसेट, फ्यूचर बेनिफिट है बेटे, फ्यूचर पैसे मिलने हैं आपको। डेटर को हम एसेट में इंक्लूड करते हैं, करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं बेटा। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनको पैसे देने हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक, जो आपने गुड्स परचेज की और उसमें जो सेल होगी वो तो अच्छी बात है बेटा। आपने गुड्स परचेज की 10,000 की, उसमें से आपने 8,000 की सोल्ड कर दी। अब कितनी बच गई भैया आपके पास? वो आपका स्टॉक है बेटे। जो आपके पास एंड में बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। और वही जो आज क्लोजिंग स्टॉक है, बताओ वो कल क्या बन जाएगा? कल सुबह क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? जो हमारे पास स्टॉक बच गया। The term stock refer to the tangible property held for sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods and services for sale. In its include stock of raw material, semi-finished goods और finished goods, हम सब इसमें include करते हैं। Closing stock means, अब इसमें इसके दो पार्ट्स हैं बेटा, मैं फिर क्लियर कर दूं। The stock may be opening and the stock may be closing. Opening stock वो है जो आपके पास अनसोल्ड था ओपनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। और क्लोजिंग स्टॉक वो है जो आपका अनसोल्ड है एंड ऑफ द ईयर में। अब मान लेते हैं मैंने बेटे बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को और हमने गुड्स परचेज की, उसमें से जो गुड्स बच गई वो हमारी आज की, इस साल की क्लोजिंग स्टॉक थी। अब जब उन्हें हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में लेके जाएंगे, यानी जो 31 मार्च को स्टॉक था इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और जब वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल में जाएगा, इट बिकम ओपनिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? नाउ ट्रेड डेटर्स क्या होते हैं? अभी बताया बेटे, जो हमारे क्रेडिट सेल से राइज होते हैं, जिनसे पैसे मिलेंगे और ये हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। द टर्म डेटर्स रेफर टू द पर्सन टू होम द अमाउंट आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड एंड सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर मैंने किसी गुड्स सोल्ड किए बेटे, इन एग्जाम्पल भी दिया गया, इन केस 60 यूनिट्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट ऑन क्रेडिट, तो मिस्टर एक्स हमारा डेटर कहलाएगा, बिजनेस का डेटर कहलाएगा कि हमने उससे पैसे लेने हैं। इसका अपोजिट है बेटे क्रेडिटर्स। अगर हम किसी उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं और हमने उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और ये करंट लायबिलिटी है। द टर्म ट्रेड क्रेडिटर रेफर टू द पर्सन टू होम द अमाउंट आर ड्यू फॉर गुड्स परचेज्ड और सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 100 यूनिट्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट फ्रॉम मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई यहां पे हमारा ट्रेड क्रेडिटर बन जाएगा। किसका? बिजनेस का, कि बिजनेस को पेमेंट देनी है। और क्रेडिटर्स आर इंक्लूड इन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अब बेटे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को भी समझ लेते हैं। वैसे तो इसकी एक अलग से वीडियो जिसमें डेटर, क्रेडिटर्स, BR बिल्स रिसीवेबल एंड BP बिल्स पेबल को समझाया गया है, उसकी वीडियो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। ये बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं बेटे? जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधार, इसको एग्जाम्पल समझते हैं बेटे। मैंने गुड्स क्रेडिट में सेल की मिस्टर ए को और मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने मुझे कहा सर मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, आप चिंता ना करें। मैं कहा ठीक है बेटे। उसने मुझे ओरल प्रॉमिस किया, इज कॉल्ड डेटर। जब हमें कोई ओरल प्रॉमिस करे इज कॉल्ड डेटर। लेकिन मिस्टर बी ने मुझे रिटर्न में प्रॉमिस किया, लिख के प्रॉमिस किया, सर मैं आपके पैसे, आज मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपके पैसे 3 मंथ्स बाद इस डेट को दे दूंगा, और ये साइन भी कर दिए, रिटर्न प्रॉमिस किया, इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। इसकी अलग से वीडियो है, वहां से आप समझ लेंगे। तो क्योंकि उसने मुझे रिटर्न प्रॉमिस किया है, वो मुझे पैसे देगा 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 4 मंथ्स बाद, तो मुझे उससे पैसे मिलने, तो बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। ये भी करंट एसेट होते हैं। वो वीडियो बेटे जरूर देखना जिसमें इन चारों टर्म को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, डेटर, क्रेडिटर्स और BR और बिल्स पेबल को। कहते हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द क्रेडिटर मिस्टर
बी ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमारे पैसे 3 मंथ्स के बाद देगा, रिटर्न प्रॉमिस किया था। मिस्टर बी कौन है बेटे हमारा, जिसने हमें प्रॉमिस किया था, वो हमारा डेटर था, हम उसके क्रेडिटर थे। क्रेडिट टू डेटर टू पे ऑन डिमांड और फिक्स or determine future time or certain sum of money or to the order of specified person or to the bearer. The bill of exchange is known as bills receivable for the creditors. और bills payable क्या है? अब हमने गुड्स परचेज की किसी से बेटे, हमने गुड्स परचेज की, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए। अगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ओरल कि मैं पैसे आपको दे दूंगा तो आई एम कॉल्ड क्रेडिटर, और अगर मैं प्रॉमिस करता हूं रिटर्न आई एम कॉल्ड बिल्स पेबल। उस केस में बिल्स पेबल अराइज होगा बेटे। तो द बिल्स पेबल इज नोन एज बिल पेबल ऑन डेटर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। बेटे जो भी आप अमाउंट पे करते हो किसी एसेट को एक्वायर करने में या किसी एसेट को परचेज करने पे, एसेट की वैल्यू बढ़ाने पे, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू एक्वायर और ब्रिंग into existence an asset or to acquire or bring into existence an advantage or benefit of an enduring nature to increase the productivity of or earning capacity। जब हम कोई मतलब इन शॉर्टकट जब हम कोई एसेट परचेज करें या किसी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करें, मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है बट ये पुराना हो चुका है, तो मैंने इसमें रैम को बढ़ा लिया और मैंने 5000 रुपीज़ पे करके इसकी जो रैम थी वो बढ़ा ली, हार्ड डिस्क बढ़ा ली, तो मैंने 5000 जो एक्स्ट्रा जो खर्चा किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके इस लैपटॉप की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। आपने गाड़ी परचेज की, उसमें जो साउंड थी थोड़ी कम थी, म्यूजिक सुनने में बड़ा मजा नहीं आ रहा बेटे, तो हमने उसमें बड़े बॉस कंपनी के स्पीकर लगवा लिए, हमने बॉस के स्पीकर आते हैं ना बेटा अच्छी कंपनी, वो लगवा लिए, 50,000 के वो स्पीकर लगे, म्यूजिक सिस्टम लगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। गाड़ी में आपने स्पीकर लगाए, सीट कवर लगवाए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है बेटा, जिसका बेनिफिट आपको सेम टाइम मिल जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं कई तरह से समझा रहा हूं आपको बेटे। रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जो स्मॉल अमाउंट, जिसका बेनिफिट आपको सेम टाइम पे मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा अमाउंट होता है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है। बेनिफिट क्या? इट्स नॉर्मली यील्ड बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट आपको बाद में भी मिलता है। आज हमने गाड़ी में स्पीकर लगवाया तो क्या आज म्यूजिक सुनेंगे हम लोग? कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बेटे? इट इज डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। मतलब जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हो तो आपने एक्सपेंस के नाम से एंट्री नहीं पास करनी, आपने एसेट के नाम से एंट्री पास करनी है। याद करो इसका एग्जाम्पल, हमारी बच्ची पूछ रही सर एग्जाम्पल बताओ, तो रितिका बेटे याद करो जनरल चैप्टर, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जनरल की एंट्री है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, तो इसकी एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे? याद करो बेटे, हमने वेजेस पे की थी न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए, तो अब एंट्री हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे? बेटा जो हमने वेजेस पे की थी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है बेटे, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कोई आपने एसेट परचेज की है वो भी इसी में आती है बेटे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया बेटे आपको, जिसका बेनिफिट आपको करंट साइकिल में मिल जाए, करंट ईयर में मिल जाए। आज खर्चा किया, आज बेनिफिट लिया। हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की और बेनिफिट लिया, इसी साल का सैलरी पे की, इसी साल बेनिफिट ले लिया हमने, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। स्मॉल अमाउंट जिसका बेनिफिट भी आपको करंट में मिलता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। मीनिंग इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। अब गाड़ी लिया आपने, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो गाड़ी को चलाने के लिए आपने पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल क्या हुआ आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस। उसकी प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए एक मशीन में जब तक आप पेट्रोल नहीं डलाओगे तो वो नहीं चलेगी। अगर मैं मोबाइल फोन में रिचार्ज नहीं करवाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, तो रिचार्ज करवाना क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंस। और मोबाइल का मैंने ग्लास चेंज करवा दिया, स्क्रीन चेंज करवा दी, सॉफ्टवेयर चेंज करवा दिए, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बेटे। तो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा करेंगे इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। मोबाइल का रिचार्ज करवाना रेवेन्यू एक्सपेंस है। मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करवाए, कोई स्क्रीन डलवा दी, ग्लास डलवा दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
बेनिफिट कब होते हैं इसके? कहते हैं इसकी बेनिफिट आपको करंट साइकिल में मिल जाते हैं उसी वक्त। अब देखो मैंने अभी रिसेंटली अभी आपके सामने मैंने कहा कि मोबाइल को मैंने अपडेट करवा लिया, इसमें मैंने लेटेस्ट वर्जन डलवा लिया, लैपटॉप को अपग्रेड करवा लिया, तो मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ बेटे। अभी थोड़ी देर पहले देखो आपको याद है हमारे वॉल्यूम नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे लैपटॉप के थ्रू, अब आ रही है। मैंने इसमें सॉफ्टवेयर करवा लिया बेटे इसका। मैंने जो खर्चा मैंने इसकी प्रोडक्टिविटी में खर्चा किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और जो रनिंग की खर्चा है बेटा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस था। अकाउंट ट्रीटमेंट क्या होती है? अब देखो, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय या कैरेज पेड फॉर मशीनरी एक्वायर। अब मशीनरी पे खर्चा किया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था बेटे। अब सिंपल सैलरी पे की वो हमारा क्या था? रेवेन्यू था, क्योंकि बेनिफिट लिया एम्प्लॉय से आपने, उनको सैलरी पे करी। तो रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या होता है, जब हम एंट्री पास करेंगे तो एक्सपेंस का नाम आएगा, इट इज डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। जैसे डेप्रीशिएशन है, रेंट पेड है, सैलरी पेड है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, इंश्योरेंस पेड है, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस के एग्जाम्पल हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, ये वो खर्चा है जो हमने आज किया, जिसका बेनिफिट हमें आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। मेरा मतलब अकाउंटिंग ईयर से है। हमने एक अकाउंटिंग ईयर में खर्चा किया, उसका बेनिफिट आपको इस अकाउंटिंग ईयर में भी मिलेगा और कमिंग अकाउंटिंग ईयर में भी मिलेगा। इज कॉल्ड डेफर्ड, पार्ट्स में बेनिफिट मिलेंगे आपको। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वर्ड यूज करके बेनिफिट उसका अभी भी मिलेगा, डेफर्ड मतलब बाद में भी मिलेगा। कहते हैं मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द guidance notes on term used in financial statement issued by ICAI Institute of Chartered Accountants of India, deferred revenue expenditure is the expenditure for which payment has been made or a liability has been incurred but which carry forward on the presumption that will be of benefit over the subsequent period of टाइम। सिंपली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। आपने खर्चा तो आज किया, एडवर्टाइजमेंट करते हो मेरे बच्चों, ऐसा तो नहीं कि उसका बेनिफिट सब आपको आज ही मिलता है। कोई टीवी में आप ऐड देखते हो, इतनी कॉस्टली एड्स आती हैं, वो क्यों देती कंपनी? आज आपने ऐड दी तो ये तो नहीं कि आज ही जाके परचेज कर। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है बेटे बच्चों जो हमने आज पे किए, जिसका बेनिफिट हमारा करंट में मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। अब आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एग्जांपल तो बता दिया बेटे आपको। एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटे इसका। इसमें क्या होता है, जितना हमें आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ लिखा होता था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के केस में लिखा हुआ था इज रिटर्न ऑफ ओवर 3 ईयर्स, रिटर्न ऑफ ओवर 5 ईयर्स। आपने मान लो, आपने सपोज करो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 5 लाख रुपीस का। कितना खर्चा किया? 5 लाख रुपीस का। और हमें गिवन था कि इसका बेनिफिट आपको 5 इयर्स तक होगा। अगर आपने 5 लाख खर्चा किया और 5 इयर्स तक बेनिफिट होगा तो आप क्या करेंगे? 5 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से। तो बताओ हमें हर साल कितना रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा? मतलब उस 5 लाख का जो अमाउंट आपने अभी पे कर दिया, उसका बेनिफिट आपको अगले 5 साल मिलना है बेटे। अब उसे खत्म कैसे करेंगे अपनी बुक्स में? उस टोटल 5 लाख एक्सपेंस को अपनी बुक्स में कैसे दिखाएंगे, कैसे खत्म करेंगे? तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज। तो आपको हर साल एवरी ईयर 1 लाख आपको एज अ एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब 4 लाख बन जाएगी हमारी प्रीपेड, 4 लाख हमारा बन जाएगा बेटा प्रीपेड, क्योंकि उसका बेनिफिट बाद में मिलना है आपको, और 1 लाख को हम दिखाएंगे एज अ एक्सपेंस। ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपसे वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं, मैम पूछेंगे ये क्या होता है? इज दैट एक्सपेंस जो आपने पे तो किया करंट अकाउंटिंग ईयर में, जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। जिसका बेनिफिट करंट में मिल गया इट बिकम एक्सपेंडिचर, इट बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इट बिकम प्रीपेड, उसे प्रीपेड बोल देते हैं। क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जैसे बेटे कैपिटल पेमेंट थी वैसे कैपिटल रिसिप्ट। आपको एसेट बेच देते हो, एसेट बेच के जो पैसे आएंगे इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जो नॉन रेकरिंग हो, जो एसेट बेच के आए इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? नॉर्मल इनकम। आओ पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। जो रेकरिंग नहीं होती, जो रेवेन्यू नहीं होती, वो सब हमारी कैपिटल है। इन शॉर्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बेटे? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है बेटे हमारी, दीज आर क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ कैपिटल नेचर। इसके एग्जाम्पल है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, है ना बेटे? एग्जाम्पल में दिया ही था आपको मैंने। इस टाइप के कोई हमने बिल्डिंग बेची है, कोई बेटे फर्नीचर बेचा है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? ये वो है जो रेकरिंग नेचर की होंगी
रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दो रिसिप्ट विच अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपको पढ़ा के आपसे फीस रिसीव करना, दिस इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं अपनी गाड़ी बेची और पैसे मुझे मिले, लैपटॉप बेचा पैसे मिले, अपनी बिल्डिंग बेची पैसे मिले, लैंड बेची पैसे मिले, मोबाइल बेचा पैसे मिले, ऑल आर कैपिटल रिसिप्ट। अक्षता को पढ़ाया, रेवेन्यू रिसिप्ट। अकेश को पढ़ाया, रेवेन्यू रिसिप्ट। नवनीत को पढ़ाया, रेवेन्यू रिसिप्ट। अदीशा को पढ़ाया, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि मेरी कोर इनकम है बेटे। तो कोर, जहां से कोर रिसिप्ट होंगी, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो नॉर्मल कोर्स में किए जाते हैं बेटे। एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म आउटफ्लो और डिप्लीशन ऑफ एसेट, इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी दैट रिजल्ट। यहाँ पे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज की। अब आपको याद होगा बेटे, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब आपको मैंने गोल्डन रूल सिखाए थे परचेज और सेल्स के केस में, तो मैंने आपको बताया था कि परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं। नॉमिनल में क्योंकि हम उसके बदले में अमाउंट पे कर रहे हैं, रियल अकाउंट नहीं है बेटा। परचेज एंड सेल हम उसे नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते थे। आप याद करो, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हम एंट्री पास करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज को डेबिट हमने क्यों किया? इसलिए कि गुड्स आ रही हैं आपके पास, रियल अकाउंट नो, क्योंकि अमाउंट पे कर रहे हैं, ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया था। तो रेवेन्यू, जो रेकरिंग नेचर की जो पेमेंट्स होती हैं, उन्हें हम एक्सपेंस में काउंट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, डिस्काउंट अलाउड, जो आपने डिस्काउंट दिया, कोई लॉस हुआ, कोई और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वो सब दिया आपने, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे पढ़े हमने, रेंट है, वेजेस है, कैरेज है, फ्रेट है, सब इसके एग्जांपल हैं। इनकम इसके अपोजिट, जो प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट साइड में आती है बेटे आपको, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह वगैरह। इनकम इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इसमें पैसे आते हैं। लाइक कोई कमीशन रिसीव हुआ बेटे आपको, कोई आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, कोई रिबेट मिली, कोई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट था, जो भी आपके रिसिप्ट है अदर देन सेल, वो इनकम में आ जाती है। नेट प्रॉफिट आप सबने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इन डायरेक्ट इनकम को और इन डायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम एडजस्ट करेंगे, तो जो प्रॉफिट आपके पास आएगा इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? आफ्टर द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और गेन ओवर द डायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। इसका फॉर्मूला बेटे, जो भी आपको रेवेन्यू या गेन हुआ, उसमें से एक्सपेंसेस और लॉस को माइनस करो। बट यहां ध्यान रखना, यहां पर एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट में से दोनों माइनस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी और इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। अगर यहीं पर होता ग्रॉस प्रॉफिट, तो याद है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे हमारा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गेन क्या है बेटे? जब कोई आप एसेट बेचते हो, एसेट बेच के अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो गेन है। एसेट बेच के अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसमें कोई फायदा हुआ तो उसे प्रॉफिट बोल देते हैं। अगर एसेट बेचेंगे तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे मिले आपको, लाइक 1 लाख की एसेट थी आपने बेची, तो उसमें आपको जो पैसे मिले उसे गेन बोल देते हैं। कहते हैं गेन आर इंक्रीज इन इक्विटी नेट एसेट्स फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी and from all other transaction and other events and circumstances affecting the entity during the accounting period, except those result from revenue or investment by equity participant. These gains may be operating and non-operating. गेन का मतलब सिंपल ये है बेटा, जो अदर देन रेवेन्यू जो था वो हमारा गेन आता है। एसेट्स को जब आप सोल्ड करोगे, उसमें कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल जो भी आप एसेट्स एंड राइट्स बेच देते हो अपने, अगर आपको उसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा के प्राइस मिलेंगे, जितना एक्स्ट्रा मिलेगा इज कॉल्ड गेन।